हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सुपर 50 क्लास बड़ौत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 24 है और इस क्लास नंबर 24 में हम कवर करेंगे शिफ्ट नंबर 24 को। ठीक है, ये जो शिफ्ट है आपकी ये 12 मई 2023 की है, थर्ड शिफ्ट हैगी। यानी जो एसएससी एमटीएस 2023 का पेपर हुआ था वो मई के महीने में हुआ था और आज हम थर्ड शिफ्ट को कवर करेंगे। ठीक है, ये क्लास आपकी एसएससी 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें हम ऑल पीवाईक्यू कवर करेंगे, ऑल पीवाईक्यू कवर करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? शुष्क बर्फ है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम शुष्क बर्फ है। ठीक है, यानी ड्राई आइस है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, लच्छू महाराज कथक के एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक है, यानी कोरियोग्राफर है। ठीक है, तो लच्छू महाराज का संबंध किससे? कथक से है। लच्छू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है। और ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य और नृत्य निर्देशक भी है। तो लच्छू महाराज का जो संबंध है वो कथक से है। कथक कहाँ का है? यूपी का। ठीक है, जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का है, याद रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेटा जो छात्र चैनल पे नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले हमारी जो है 1 से लेकर के 23 तक क्लास आ चुकी है, प्ले लिस्ट बन चुकी है आपकी एसएससी एमटीएस 2024 के नाम से। ठीक है, और इसमें हम टोटल 57 शिफ्ट को कवर करेंगे। तो जो छात्र चैनल पे नहीं है प्लीज़ वो पहले जो है शुरुआती क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए, तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पेरिस में फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब जीता? तो वो था चिराग शेट्टी और सात्विक सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। तो चिराग शेट्टी ने और सात्विक साईराज रेड्डी ने ये खिताब जीता। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? द्रविड़ परिवार। कौन सा परिवार है? द्रविड़ परिवार है। तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो दूसरा सबसे बड़ा परिवार है वो द्रविड़ परिवार है। ठीक है, याद रखना। पांचवा क्वेश्चन है, भोपाल गैस डिजास्टर अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री? तो यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट में ये हुआ था। मतलब इसका कहना मतलब है कि देखो, दिसंबर 1984 में भोपाल में एक गैस त्रासदी हो गई थी। ठीक है, और वो जो त्रासदी हुई थी वो आपकी MIC गैस उसमें निकली थी। MIC का मतलब है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, और जिस फैक्ट्री में से निकली थी वो अमेरिकी कंपनी थी और यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट था पूरा पूरा। ठीक है, तो बहुत सारे आदमी वहाँ पर जो मर गए थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भोपाल गैस दुर्घटना आपसे पूछ लेगा तो आप बताएंगे 1984 में हुई थी। ठीक है, चलिए, ड्रिबलिंग बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। ड्रिबलिंग किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। तो ये जो शब्द है ड्रिबलिंग, ये किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्लास को लाइक भी करिए बेटा। सब्सक्राइब करने में अन्नाकानी ना करें बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको पता चल जाए कि मेरी क्लास किस टाइम आती है, कब आती है। ठीक है, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक से।
यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वह कर्नाटक। क्या है बेटा? कर्नाटक। तो यक्षगान जो है कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यक्षगान का संबंध कहाँ से? कर्नाटक से। आपको पता है चंदन सबसे ज़्यादा आपकी कर्नाटक में होती है। कॉफ़ी उत्पादन में भी कर्नाटक जो पहले स्थान पर है। ये चीज़ें भी आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बैंक दर है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था? उसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या नाम है उसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या नाम है उसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, याद रखना। तो निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। कौन सा था वो? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, याद रखना। आई टू हैंड अ लव स्टोरी। आई टू हैंड ए लव स्टोरी उपन्यास रविंदर सिंह द्वारा लिखा गया है। आई टू हैंड ए लव स्टोरी उपन्यास जो है रविंदर सिंह द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? रविंदर सिंह, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है? उसका नाम है सदंगफू। सदंगफू। तो सदंगफू जो है पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना। सदंगफू जो है पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना, ठीक है। विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोजन का, ठीक है, याद रखना। विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? हाइड्रोजन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन। 13वां प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 भारत के कारपोरेट कार्यालय मंत्रालय संबंधित है। तो प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 भारत के कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? जलांतक। कौन नहीं है? जलांतक। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? जलांतक रेबीज। रेबीज तो जीवाणु का रोग है यार। चलो, जो रेबीज होता है इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जिसको रेबीज हो जाता है उसे पानी से डर लगने लगता है। संघ में रहने वाले संघ में रहने वाले ओके, देखिए, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। आपको पता है 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है, याद रखना। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद आपका 51 है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो दैट वाज 51A, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है बेटा, 51A। 17वां क्वेश्चन है 2022 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को मंजूरी दी। तो 2022 में जो केंद्रीय सरकार है उसने महाराष्ट्र में जो है
ईएमसी को मंजूरी दी। ईएमसी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो गैजेट होते हैं वो बना करेंगे, ठीक है, जैसे मोबाइल फ़ोन के कवर हो गए, बॉडी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बंगाली। तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है वो बंगाली है, याद रखना। कौन सी है? बंगाली। बांग्लादेश कब बना था बेटा? बांग्लादेश 1971 में बना था, याद रखियो, ठीक है। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? 1971 में हुआ था। और भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय नेता थी जिसने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी थी। 19वां, सिक्किम में लोसर। सिक्किम में लोसर का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने में आता है। तो लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। तो सिक्किम में लोसर का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सिक्किम में लोसर का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है, ठीक है। किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया? किसने बदायूं 1197 से 98 पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया? उसका नाम था बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, याद रखना। किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहाँ के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त करा? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में 1906 में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में 1906 में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में जो है कब हुआ था? 1906 में हुआ था बेटा, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1906 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध तबले से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध तबले से नहीं है? तो वह शकूर खान, ठीक है। तो शकूर खान का जो संबंध तबले से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कराने से पहले एक बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखो, इससे पहले हमारी जो है फेज 11 के जो टोटल शिफ्ट थी 12, ये हमने कवर अप कर रखी है। तो आप लोग जो है, जो भी एसएससी 2024 की तैयारी कर रहा है, जिसमें सीजीएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल है ना, ये सारी भर्ती परीक्षाएं होगी, तो आप जो है इस 12 शिफ्ट को भी ज़रूर कवर करें, ठीक है। और इसके बाद में हमने जो है एसएससी एमटीएस 2023 पीवाईक्यू की जो आपकी सीरीज चल रही है, इसकी अब तक जो है 23 क्लास आ चुकी है। जो छात्र चैनल पे नहीं है, प्ले लिस्ट में जो है एसएससी एमटीएस 2024 की प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सिस्टमेटिक तरीके से एक क्लास को देखते रहिएगा, ठीक है। और शुरू से लेके एंड तक क्लास ज़रूर देखें और एक दो बार क्लास को ज़रूर देखें, तभी आपको कुछ पल्ला लगेगा इसमें, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा बस मैं यही कह रहा हूँ कि अभी जैसे एमटीएस के फॉर्म आ रहे हैं, तो मैं एमटीएस का आपको पीवाईक्यू करा रहा हूँ, इसके बाद सीजीएल के पीवाईक्यू कराऊँगा आपको, ठीक है। तो डेली आपकी क्लास आती रहती है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं क्लास अपलोड कर देता हूँ। तो आपको जब भी टाइम मिले आप जो है चैनल पे आकर के क्लास देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के मान्यवादी का प्रावधान है बेटा? 76 में। किस में है बेटा? 76 में। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के मान्यवादी का प्रावधान है? 76 में, ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, और यह कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। यानी अटलांटिक महासागर जो है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है बेटा, ठीक है। किसको अलग करता है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, राजस्थान के राजस्थान के माउंट राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ठीक है। तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का एक मंदिर है, यानी जैन मंदिर है, जो जैन मंदिर शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। मतलब सिंपल सा है, राजस्थान के माउंट आबू एक पर्वत मतलब अरावली पर्वत श्रेणी का एक भाग है, ठीक है। तो
यहाँ पर एक दिलवाड़ा का मंदिर है और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जिसको चामुंड राय ने बनवाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन शैली का एक जीता जागता उदाहरण है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्लास नंबर 24 को कवर किया है, जिसमें हमने शिफ्ट नंबर 24 को कवर किया है बेटा, ठीक है। जो छात्र चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाइए, शुरू से लेके एंड तक क्लास को देखिएगा, एक दो बार क्लास को देखिएगा। साथ ही साथ में मैंने आपको एडिशनल क्वेश्चन भी बताए हैं। और अगली क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाइए, जिससे मेरी क्लास का नोटिफिकेशन अब तक पहुँच जाए, ठीक है। चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे बेटा आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे बेटा। आज हम सेट नंबर 25 कवर करेंगे और आज हमारी क्लास नंबर 25 है, यानी आज क्लास नंबर 25 है। और क्लास नंबर 25 में हम सेट नंबर 25 या शिफ्ट नंबर 25 को कवर करेंगे, जो पेपर आपका 15 मई 2023 को पहली शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। ये जो पेपर है आपका ये 15 मई को हुआ था पहली शिफ्ट में, ठीक है। और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 2023 के MTS के PYQ है, 2023 के MTS के PYQ है बेटा, MTS के PYQ है, ठीक है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी छात्र SSC 2024 की तैयारी कर रहे हैं, SSC 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये प्ले लिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सब के पता चल जाएगा कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछ रहा, किस लेवल का पूछ रहा, क्या क्या आपके पेपर में आता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक बार क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट नहीं है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको क्लास पसंद आए तो कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम वाज स्टार्टेड इन अगस्त 1995। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम जो है 1995 में शुरू की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि एक योजना का क्वेश्चन जरूर आता है आपका पेपर में। योजना केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजना को जरूर पूछते हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा है सैम की वार्षिक आय 9 लाख रुपए है। वित्त वर्ष 2021-22 की आयकर स्लैब दरों की नई व्यवस्था के अनुसार उसकी आय पर भारत का कौन सा टैक्स स्लैब लागू होगा? 15%, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की जो वार्षिक आय 5 लाख से ऊपर है तो उस पर 15% का टैक्स लगता है, ठीक है। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है बेटा, उसका जो पद होता है वो भी 5 वर्षों का होता है। कितना का होता है? 5 वर्षों का होता है, याद रखना। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है उनका जो पद है वो कितने वर्षों का होता है बेटा? 5 सालों का होता है, याद रखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। उपराष्ट्रपति के अंदर जो एबिलिटी होती है वो राज्यसभा में चुने जाने की होती है, ठीक है, याद रखना। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए आपकी? 30 साल होनी चाहिए, 30 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है? स्थैतिक घर्षण को किसे माना जाता है? स्थैतिक यानी लोटनिक घर्षण बल को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार के घर्षण बल को स्वयं समायोजन बल माना जाता है? स्थैतिक घर्षण बल को। यानी हम जो चलते हैं वो घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं। हम लोग घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित लच्छू महाराज। फिर आगे क्वेश्चन देखो, पंडित लच्छू महाराज का संबंध किसे? कथक से है। और कथक का संबंध किससे बेटा? उत्तर प्रदेश से है, ठीक है, याद रखना। तो पंडित लच्छू महाराज का संबंध किससे है? कथक से है। ये कथक के एक मतलब शास्त्रीय नर्तक भी है, साथ ही साथ में निर्देशक भी है, ठीक है, याद रखियो। तो पंडित लच्छू महाराज का संबंध कथक से है, कथक यूपी का है। और पंडित लच्छू महाराज जो है कथक के शास्त्रीय नर्तक भी यानी नाचने वाले भी है, और साथ ही साथ में इसके निर्देशक भी है, ठीक है, सिखाने वाले भी है। मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है बेटा? महाराष्ट्र। मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है, ठीक है, याद रखना। तो मई 2022 तक भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बेटा? महाराष्ट्र है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। साई भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। साई
SAI भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है बेटा, ठीक है। साई का पूर्ण रूप क्या है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। SAI मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि जो हमारे नेशनल लेवल के प्लेयर होते हैं, जैसे एथलीट होते हैं, रेसलिंग वाले होते हैं, ठीक है, तो इन सब को जो है इसमें सिखाया जाता है। ये इनकी नेशनल एकेडमी है, यहीं पर आपको ये मिलेंगे, ठीक है, याद रखना। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेज़बानी किस शहर में हुई? बीजिंग में, ठीक है, याद रखना। किस शहर में हुई बेटा? बीजिंग में हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस शहर में हुई बेटा? बीजिंग में। तो बेटा जो छात्र चैनल पर नहीं है, एक तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। और ये SSC MTS की 2023 की PYQ चल रही है आपके, जो आपके 2024 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये साथ ही साथ में SSC CGL के लिए भी, SSC GD के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो प्ले लिस्ट बन चुकी है। इससे पहले हमारी 24 क्लास आ चुकी है, ये 25वीं क्लास है। तो जो छात्र नहीं है वो जाके पहली क्लास ज़रूर देखिएगा, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले। और जब भी मेरी क्लास आपको देखनी है तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जब भी मेरी क्लास अपलोड होती है, लाइव आती है डायरेक्टली, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 2022 के शीतकालीन ओलंपिक जो खेल है वे बीजिंग में आयोजित हुए थे, चाइना ने करवाए थे, ठीक है। भारत की तरफ से केवल जम्मू कश्मीर में से एक व्यक्ति गया था इसमें, याद रखना इस बात को आप, ठीक है। चलिए, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने। तो बेगम हजरत महल जो थी, इसने 1857 क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया था बेटा? लखनऊ में किया था। कहाँ पर किया था? लखनऊ में किया था। बेगम हजरत महल ने जो है 1857 की जो क्रांति थी, इसका नेतृत्व कहाँ किया था बेटा? लखनऊ में किया था, ठीक है। चलिए, गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। गणगौर कहाँ पर मनाया जाता है? राजस्थान में। तो गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो राजस्थान में मनाया जाता है। कालबेलिया का संबंध भी जो है, कालबेलिया एक नृत्य है जिसका संबंध राजस्थान से है, ठीक है, याद रखना। तो गणगौर भी आपका राजस्थान से संबंधित है और कालबेलिया भी राजस्थान से संबंधित है, ठीक है बेटा। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनाती है। तो भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा नदी इज इक्वल टू गंगा नदी इन देवप्रयाग। तो जब भागीरथी नदी में अलकनंदा मिलते हैं देवप्रयाग में, तो वहाँ पर ये किस रूप में जानी जाती है? गंगा नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो गंगा नदी जो है अपने समतल क्षेत्र में, यानी प्लेन्स में, मैदानों में जो है हरिद्वार में आती है। इससे पहले ये हमेशा पहाड़ों में बहती है, ठीक है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत उस ब्रांड का नाम बताइए जिसके तहत ये सभी उर्वरक बेचे जाएंगे। उस ब्रांड का नाम है भारत, ठीक है। तो अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका नाम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर, एक राष्ट्र एक फर्टिलाइजर, ठीक है। तो जो ब्रांड बनाया गया है उस ब्रांड का नाम भारत है, जिसके नाम पर ये सारे सारे फर्टिलाइजर्स जो है, ये खाद वाद बेचे जाएंगे, ठीक है। 21वीं सदी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मेलुहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21वीं सदी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मेलुहा के मृत्युंजय शिव रचना प्रय उपन्यास लिखा? अमीश त्रिपाठी ने। तो मेलुहा जो उपन्यास है वो अमीश त्रिपाठी ने लिख रखा। मेलुहा के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी है, ठीक है। 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के, अल्लूरी सीताराम राजू भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, याद रखना। तो अल्लूरी सीताराम राजू कौन है? ये आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है। देखो, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य आपका वो आंध्र प्रदेश है, याद रखना। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसको 1953 में गठित किया गया था, याद रखना। क्यों किया गया था? क्योंकि जो एक रामू लुलू था वो जो है भूख हड़ताल से मर गया था, वहाँ पर दंगे भड़क गए थे, ठीक है। और आपका तेलंगाना राज्य जो है 2014 में अस्तित्व में आया था, 2 जून 2014 को, ये भी आप याद रखना, ठीक है बेटा। चलिए, 15 क्वेश्चन है, किसने भरतनाट्यम में पंडानुलूर
किसने भरतनाट्यम में पंडानुलूर शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया? तो उसका नाम है अलारमेल वल्ली। किसने भरतनाट्यम में पंडानुलूर को लोकप्रिय बनाया? भरतनाट्यम में एक शैली है जिसका नाम है पंडानुलूरू, के नाम लिख रहा है पंडानुलूर। पंडानुलूर भरतनाट्यम में एक शैली है, उसका नाम है पंडानुलूर। ठीक है, इसे लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया। नाम है अलारमेल वल्ली। ठीक है, क्या नाम है बेटा? अलारमेल वल्ली। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ वन यूकैरियोटिक सेल इनटू टू डॉटर सेल। जब एक यूकैरियोटिक सेल दो डॉटर सेल में टूट जाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं इसको? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। जब एक कोशिका दो छोटी छोटी कोशिकाओं में टूट जाती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ठीक है। विंड वैन यंत्र पवन की दिशा निर्धारित करता है। विंड वैन जो है, ये जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट, ये पवन की दिशा निर्धारित करता है। ये बताता है कि हवा किस दिशा से चल रही है। ठीक है, तो विंड वैन जो है पवन की दिशा को मापता है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है। 18वां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सेनाई वादक है या सेनाई से संबंधित है या महान सेनाई बजाने वाले हैं। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो सेनाई से है। ठीक है, किससे है बेटा? सेनाई से। ठीक है, तो जो छात्र चैनल पे नहीं है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाइए और अपने मित्रों में क्लास को शेयर जरूर करें। ठीक है, चूँकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जैसे ही क्लास अपलोड होगी तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आपको पता चल जाएगा भाई मैंने क्लास अपलोड कर दी, आप देख लीजिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा, चलिए। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भारत के पृथ्वी विज्ञान से संबंधित है। किससे बेटा? पृथ्वी विज्ञान से संबंधित है। तो भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 भारत के किस मंत्रालय से संबंधित है? पृथ्वी विज्ञान से। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है? अनुच्छेद 44। कौन करता है बेटा? आर्टिकल 44। ठीक है, याद रखना। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? बिहार। ठीक है, तो बिहार जो है बौद्ध गुफा मंदिरों का एक घर है जिन्हें बराबर की गुफाओं के नाम से जाना जाता है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन 130 से 150 ईस्वी में भारत में एक शासक था? रुद्रदमन। कौन था बेटा? रुद्रदमन। तो बिहार जो है बौद्ध गुफाओं के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पर आपके बराबर की गुफाएं हैं। ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है गुफाएं आपकी। रुद्रदमन एक शक राजा था। ठीक है, यह भी आप याद रखना। और रुद्रदमन ने जो है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, ये भी आप याद रखना। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं? हम स्तर विन्यास कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? स्तर विन्यास कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 31.16%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 31.16% है। कितना है? 31.16% है बेटा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? औरंगजेब। कौन था बेटा? औरंगजेब। तो आपको पता ही है औरंगजेब जो है उसे आलमगीर कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। इसने 49 ईयर तक भारत पर शासन किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने भारत के बहुत ज़्यादा मंदिरों को तोड़वा दिया था। ठीक है, और ताजे निकालने पे इसने जो प्रतिबंध लगा दिया था, नौरोज उत्सव मनाने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इसकी दुश्मनी शिवाजी से थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी और 1707 में ये टपक जावे। ठीक है, तो बेटा ये हमारी क्लास नंबर 25 थी। ये हमारी क्लास नंबर 25 थी जिसमें हमने ये क्लास नंबर 25 थी जिसमें हमने, ठीक है, जिसमें हमने टॉप 25 PYQ देखे हैं। और आज मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारी 1 से लेकर 25 क्लास आ चुकी है। एक क्लास में 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन मतलब 25 शिफ्ट इज इक्वल टू 625 क्वेश्चन हमने अब तक कवर कर लिए। और ये 625 क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपकी मेरी गारंटी है आप जो है 25 में से
25 में से आप अगर आप इनको आप कवर करते हैं प्लस आप इस पीडी की करंट अफेयर को कवर करते हैं, ठीक है बेटा, इस पीडी की जो बुक है करंट अफेयर वाली उसको कवर करते हैं, तो आप 20 प्लस क्वेश्चन आराम से टिक आउट कर पाओगे, ठीक है, एसएससी में। और एसएससी में अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों की सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो जीएस ही होती है, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीएस आती है और जीके जीएस आती है, करंट अफेयर आती है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, कहाँ से आते हैं, ठीक है बेटा। तो डेली क्लास देखिए, डेली रिविजन करिए और टेंशन फ्री रहिए। ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास नंबर 26 में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? प्यारे बच्चों, आप सभी का सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सभी प्यारे बच्चों का सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 26 और इस क्लास नंबर 26 में हम जो कवर करेंगे वो करेंगे सेट नंबर 26, मतलब शिफ्ट नंबर 26, ठीक है। ये एसएससी एमटीएस 2023 के पीवाईक्यू हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो 15 मई 2023 सेकंड शिफ्ट में ये पेपर आपका हुआ था, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो नए बालक चैनल से जुड़ रहे हैं भाई, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, डेली क्लास आती है, ठीक है। चलिए तो ब्रिटिश संसद ने सन 1858 में सन 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए थे। ब्रिटिश संसद ने जो है 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए थे, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब 1858 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे वायसराय बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? वायसराय बना दिया गया था, ठीक है, याद रखना। और जब ये अधिनियम आपका आया था उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ये भी आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो लॉर्ड कैनिंग था ये प्रथम वायसराय बना था। लॉर्ड कैनिंग आपका प्रथम वायसराय बना था, वायसराय बना था। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बना था, याद रखना, ठीक है। चलिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास के लेखक कौन है? अरुंधति राय, ठीक है। अरुंधति राय जो है, इस पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। तो जब इसने किताब लिखी थी तो ये किताब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है। ये अरुंधति राय जो है ये मार्क्सवादी विचारधारा को प्रमोट करती है। इसका मतलब ये है कि जो चाइना में सरकार है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी ये प्रमोटर है, ठीक है। तो भारत में फ़िलहाल भी इस पे जो है देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है और ये किताब इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में रही थी, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फ्रेश वाटर वाज ऑब्जर्व इन विच ईयर? 2003। तो 2003 को जो है अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध पानी का साल के रूप में मनाया गया है। चौथा क्वेश्चन है आपका, देखो यहीं पर अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, फ्रेश वाटर, ठीक है, जो फ्रेश वाटर आपको होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। और कभी भी फ्रेश वाटर में जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है। जिस प्रकार शुद्ध लोहे में जंग नहीं लगता है, ठीक उसी प्रकार जो आपका शुद्ध वाटर होता है जिसका पीएच मान 7 होता है, उसमें कभी भी क्या नहीं होता बेटा? उसमें कभी भी जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है। H2O फॉर्मूला होता है। एक आपको होता है हैवी वाटर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? D2O, मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नोट जारी करने वाला एकमात्र प्राधिकारी है? वह है बेटा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? आरबीआई। कौन है बेटा? आरबीआई। आरबीआई का आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मतलब ये है आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुई थी, लेकिन इसने जो काम करना शुरू करा था बेटा वो 1 अप्रैल 1937 को इसने काम करना शुरू करा था, 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है, याद रखना।
तो जो आरबीआई है आपका, ये भारत का केंद्रीयकृत बैंक है, ठीक है। ये सरकार को लोन देता है और सभी बैंकों को भी ये लोन देता है। हेड ऑफिस कहाँ पर है इसका? बम्बई में, ठीक है ना। चलिए, इतना तो काफ़ी है। ओके, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है, ये भी आप याद रखना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? वह आपका मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। क्या है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। भारतीय संविधान को जो है उधार का संविधान भी कहा जाता है। ऑलमोस्ट 70% जो हमने अपना संविधान लिया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया है, ठीक है। वही कॉपी पेस्ट होगा। दूसरी बात, अभी हाल ही में जो है, आज जैसे आपके जो है कितनी तारीख आज मेरे हिसाब से, आज है 6 जुलाई। तो आज 6 जुलाई यानी 5 जुलाई 2024, ठीक है। 5 जुलाई 2024 को जो है ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, जो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, वे चुनाव हार चुके हैं, ठीक है। अब जब वहाँ पर जो पार्टी बनेगी वो लेबर पार्टी की सरकार बनेगी, ठीक है। कंजर्वेटिव ने वहाँ पर जो 14 साल तक शासन किया, वहाँ पर जो सरकार बदल गई, वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो लेबर पार्टी के बने। और यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, ठीक है, तो हमारे देश को आज़ाद करने का जो वचन दिया था वो लेबर पार्टी ने दिया था, जब वहाँ के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बने थे, माउंट क्लेमेंट एटली बने थे, ठीक है, याद रखना। चलिए, सन 1983 का क्रिकेट विश्व कप, 1983 का क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में। 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसका खुद का लिखित संविधान नहीं है, इंग्लैंड का अपना लिखित संविधान नहीं है, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन 1983 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था वो किस देश में आयोजित हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। किसने जीता था? इंडिया ने जीता था, ये आपको पता ही होगा। उस समय भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे? कपिल देव थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्लोज 1 के तहत राज्यों के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्लोज 1 के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। क्या करना होता है? वित्त आयोग का गठन करना होता है, ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कोमेट। कौन सा बेटा? कोमेट। कौन सा बेटा? कोमेट। कौन सा बेटा? कोमेट। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा बेटा? कोमेट है, कोमेट। क्या कौन सा? कोमेट, ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? कोमेट है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? कोमेट है, कोमेट, ठीक है, याद रखना। किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नृत्यांगना नर्तक को वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नृत्यांगना यानी महिला या नर्तक को वर्ष 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? उसका नाम था केलुचरण महापात्र। क्या नाम था बेटा? केलुचरण महापात्र। क्या नाम था? केलुचरण महापात्र। क्या नाम था? केलुचरण महापात्र, ठीक है, याद रखना। स्टेटी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, केलुचरण महापात्र। निम्नलिखित में से किसने मैक्सिकन फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने। किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने। 3 बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, करंट अफेयर क्वेश्चन है। लेकिन ये जो फॉर्मूला 1 रेस कार है ना, ये थोड़ा सा आप देख लेना, जो भी एसएससी जीडी की, दिल्ली पुलिस की, सीजीएल की, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, यहीं से करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो मैक्स वर्स्टेपन है और यही रहते हैं, ठीक है ना। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? बांग्लादेश की। और इससे पहले मैंने आपको बताया था बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था, ठीक है। बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो पाकिस्तान इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान जो है बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। अब फिलहाल वहाँ के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना है, ये भी आप याद रखना। और जो सुंदरवन डेल्टा है ये बांग्लादेश और भारत के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिस पर 60% अधिकार जो बांग्लादेश का है और 40% भारत का है, ठीक है बेटा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस डेल्टा को बनाती है। चरकुला किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश से। तो चरकुला कहाँ से संबंधित है बेटा? उत्तर प्रदेश से। चरकुला कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से, ठीक है, याद रखना। चरकुला कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चरकुला जो है वो किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है बेटा? चरकुला है उत्तर प्रदेश से। 13वां, 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2022 तक भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। होला मोहल्ला
का त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख द्वारा। होला मोहल्ला का त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। होला मोहल्ला का त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है, याद रखना। होला मोहल्ला का त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है, याद रखना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? एनी एर्नोक्स को मिला। साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? एर्नी एर्नोक्स को मिला। ये जो नोबेल पुरस्कार है ना, ये भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं, जो कि स्वीडन का था। कहाँ का था? स्वीडन का था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 16वां, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1988 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया था। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में पद्म भूषण दिया था। 1998 में क्या दिया था? पद्म भूषण दिया था। 2022 में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगमम नामक महीने भर चलने वाले कार्यक्रम आयोजित किए थे? वो था बेटा शिक्षा मंत्रालय। क्या था? शिक्षा मंत्रालय। 2022 में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगमम नामक महीने भर चलने वाले एक कार्यक्रम का आयोजन किया था? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता था? साईखोम मीराबाई चानू। साईखोम मीराबाई चानू। ठीक है, याद रखना। तो मीराबाई चानू का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, याद रखना। तो थोड़ा सा यहाँ से हमें पता चलता है बेटा, पैरा ओलंपिक जो गेम्स हैं हमारे, उनको भी थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, पैरा ओलंपिक हो गया, अभी T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता, बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन MTS में, CGL में, CHSL में पूछे जाएंगे 100%। ठीक है ना, बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इन पर ध्यान दीजिएगा, IPL पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल, ये रोंग होगा। ठीक है, सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है ना, वो आपके प्लांट सेल में होती है। ठीक है, पादप सेल में होती है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है? विलायत खां को। तो सितार वादक कौन है? विलायत खां है। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है बेटा? विलायत खां को। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है बेटा? विलायत खां को। किसे जाना जाता है? विलायत खां को। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है? विलायत खां को। ठीक है। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति मिट्टी, जल और वायु द्वारा होती है। कहाँ से होती है बेटा? मिट्टी, जल और वायु द्वारा होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग का उदाहरण है? मधुमेह। कौन सा एक संचारी रोग का उदाहरण है? मधुमेह। निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग का उदाहरण है? वो है आपका मधुमेह। कौन है बेटा? मधुमेह। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 23वां, द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित एक उपन्यास है। द ब्लू अम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक द्वारा लिखित एक उपन्यास है, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला किसके द्वारा लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। द ब्लू अम्ब्रेला जो है रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया, याद रखना। उसके बाद है शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपाक्यू ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। तो छाया कब बनती है? जब लाइट के रास्ते में कोई एक पदार्थ आ जाता है तो छाया बनती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है? 2.1 से लेकर 2.9 है। फर्टिलिटी रेट कितना है? 2.1 से लेकर 2.9। ये फेज 12 में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी फेज 12 में पूछा गया था 25 जून को। ठीक है बेटा। तो बेटा हमने जो है सेट नंबर 26 भी कर लिया। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक गंभीर विद्यार्थी है तो इन क्लास को घोट के पी जाइए। ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है।